हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शार्जिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज से हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझे, ध्यान से नोट्स ज़रूर बनाएं। पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा बहुत आराम से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, आज के इस लेक्चर में कुछ बेसिक बातें होंगी, उनको आप समझें अच्छे से। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे इसके अंदर कि एटम क्या भला है। बताओ बेटा, एटम क्या होता है? क्या जानते हो एटम के बारे में? जल्दी बताओ। सबसे पहले देखो, एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी मैटर। ये तो पता होगा, कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ एटम से बनी है। आप भी एटम से बने हो, मैं भी एटम से बना हूँ, बोर्ड भी एटम है, एटम से मिलके बना है, मार्कर भी। तो हर चीज़ एटम से मिलके बनी हुई है। अब अकॉर्डिंग टू डेल्टन साहब ने क्या कहा? डेल्टन ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू डेल्टन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्या कहा इन्होंने बेटा? कि इन्होंने ये कहा था एटम इज अ स्मॉलेस्ट indivisible पार्टिकल ऑफ मैटर। ये बात समझ में आ गई बेटा? डेल्टन ने क्या कहा था कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई यहाँ तक बात कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे साइंस की तरक्की हुई वैसे वैसे हमने देखा कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ठीक है, तो ये थ्योरी गलत हो गई। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that participate in a chemical reaction। ठीक है बच्चा, बेटा बात समझ में आ गई? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर डेट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एटम की मॉडर्न डेफिनेशन ये है, इसको याद कर लो अच्छे से कि वो सबसे छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एटम। अब तुम ये अच्छे से जानते हो कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। ये भी आपको नॉलेज है अब कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। तो लिख लो, एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन सा? इलेक्ट्रॉन होता है एक तो, इलेक्ट्रॉन। फिर क्या था आपका? प्रोटॉन था, प्रोटॉन। देन थर्ड क्या है बेटा? थर्ड है आपका न्यूट्रॉन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब हम इनकी डिस्कवरी के बारे में कुछ जान लें तो अच्छा होगा। ये रब कर दें पूरा। अब इसकी डिस्कवरी पे आते हैं हम। डिस्कवरी को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। और सबसे पहला पार्टिकल क्या था? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था। तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन ड्यूरिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ठीक है बेटा? अभी तक हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। कैसे करी थी? बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब हम समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या। अब आप देखें, ये इमेज दिख रही होगी आपको, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स।
वो स्टडी कर रहे थे कि जैसे सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्या गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं। तो उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करा और उन्होंने ये देखा कि अगर हम लो प्रेशर गैस लेते हैं और हाई पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेते हैं, तो गैस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसी एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कोई आपसे पूछ ले कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम किसने किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रुक्स ने, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि हाँ गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया था। इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर स्टडी करा जे थॉमसन ने, फिर उन्होंने सारी कहानी बताई इसकी। अब वो कहानी हम आपको बताते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप ये देखें, मैंने यहाँ बना के रखा है, ये आपका ग्लास का ट्यूब था जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर हमने दो मेटल के रॉड लगाए जिनको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोड। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था, जो नेगेटिव से अटैच था वो था कैथोड, जो पॉजिटिव से अटैच था वो था आपका एनोड। तो एक बात समझ में आ गई कि हमारा कैथोड रे में जो कैथोड था वो नेगेटिवली चार्ज था और जो एनोड था वो पॉजिटिवली चार्ज था। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मल प्रेशर लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है बेटा, नॉर्मल प्रेशर होता है आपका 1 atm, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इसके अंदर से, अब प्रेशर किसकी वजह से होता है, प्रेशर होता है गैसेस की वजह से, तो हमने यहाँ लगा दिया वैक्यूम पंप, जिसने क्या करा, गैसेस को इसमें से निकाल लिया। और जब गैसेस को निकाल लिया तो यहाँ का प्रेशर रह गया कम। अब कितना कम रह गया, तो ये बात आप याद रखें, यहाँ अप्रोक्सीमेट 10⁻³ या 10⁻⁴ atm प्रेशर होता है। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 1 atm, यहाँ कितना है 10⁻⁴ atm। तो यहाँ पर अब क्या है, लो प्रेशर गैस है। अब ये, और यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी 10 किलोवाट से 20 किलोवाट। यहाँ लगा दिया हमने एमीटर जो कि डिफ्लेक्शन बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं। यहाँ पर लगा दिया हमने एक फ्लोरेसेंस मटेरियल जो किसका है, आपका जिंक सल्फाइड का। अब देखो हुआ क्या, अब जब यहाँ से, ये तो हमें पता था कि चार्ज है, बैटरी बन चुकी थी तब तक हमें चार्ज का तो पता था। अब हुआ क्या, जब यहाँ से ये चार्ज यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ बहुत सारा नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट करा अपनी तरफ। तो जब अट्रैक्ट करा तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो थे ये मूव करते करते यहाँ से यहाँ गए और बीच में हमने क्या देखा, गैस थी, बीच में गैस के पार्टिकल थे। सपोज कोई गैस का एटम है, ये न्यूक्लियस इसका, ये इलेक्ट्रॉन। तो जब ये यहाँ से पास हुए तो ये इससे टकराए, ये गैस के पार्टिकल से कोलाइड हुए और इनका कोलिजन इतना स्ट्रांग था कि इसने इसके इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया। तो ये एक रे यहाँ से यहाँ गई जिसके अंदर ये वाले नेगेटिव पार्टिकल भी था, ये वाला नेगेटिव पार्टिकल भी था बैटरी का, और आपके गैस के एटम के भी नेगेटिव पार्टिकल थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया, ये पूरा फ्लो करते करते सर्किट कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमें डिस्चार्ज मिला। और यहाँ पर क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मेटल में से पेनिट्रेट कर जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट करके गए और यहाँ हमें क्या मिला, ग्रीन ग्लो मिला। तो इससे पता चल गया कि कोई पार्टिकल, कोई चीज आ रही है। अब इसको हमने और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ होल कर दिए। जब होल कर दिए तो यहाँ हमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले, जिससे हमें यहाँ पे स्पार्क मिला, ग्रीन कलर का स्पार्क मिला। तो याद रखना, जिंक सल्फाइड क्या करता है, फ्लोरेसेंस मटेरियल है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि कोई चीज निकल रही है, इससे टकराई जब वो, तो यहाँ हमें ग्रीन ग्लो मिला और हमें स्पार्क मिला। बात इतनी समझ में आ गई आपके, क्लियर। तो अब देख लो ध्यान से, हुआ क्या, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकले कैथोड से एनोड की तरफ, तो इसी को क्या बोल दिया गया आपको, कैथोड रे। अब यहाँ पर क्या करा जे थॉमसन ने, इनका मटेरियल चेंज करा, इनका मटेरियल चेंज करा, तब भी हमें सब चीज़ सेम मिली। गैस चेंज करी, गैस को जब चेंज करा तब भी हमें सब चीज़ सेम मिली। इसका मतलब फिर उसने ये कह दिया कि हर एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन ड्यूरिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी। कैसे करी थी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से करी थी। अब फर्दर इसको और उन्होंने स्टडी करी। अब हम बात करते हैं कैथोड रे को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो बेटा आप समझें,
कि हम कैथोड रे को डिफाइन कैसे करेंगे। कोई आपसे पूछ ले कि कैथोड रे क्या होता है, तो उस चीज को समझने की जरूरत है अब। तो बेटा समझिए बहुत ध्यान से, कैथोड रे क्या था आपका? कैथोड रे था फास्ट मूविंग negatively charged particle, fast moving negatively charged particles from cathode to anode under the influence of high potential difference, under the influence of high potential difference। ठीक है बेटा, जब हमने हाई वोल्टेज लगाए तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड से मूव करके एनोड की तरफ गए, उसी को क्या बोल दिया हमने? उसको हमने बोल दिया कैथोड रे। तो अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए तो कैथोड रे क्या होता है, तो हमें ये लिखना है। क्लियर है बेटा? अब इसकी और स्टडी करी गई कि कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। इतने क्लियर हो गया आपके? अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कैथोड रे की, उसको आप समझें अच्छे से, इसको नोट कर लें आप लोग। अब हम बात कर रहे हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बेटा बहुत ध्यान से इसको समझने वाली बात है आपके कि मैं यहाँ खड़ा हूँ अगर, और कोई लाइट बिल्कुल स्ट्रेट मेरी तरफ आती है, तो और फिर लाइट यहाँ से निकलती है, मुझसे वो लाइट रुक जाती है, तो पीछे क्या होगी बेटा? मेरी शैडो कास्ट होगी या नहीं होगी? शैडो कास्ट होगी ना मेरी। बस यही बात थी। अब आप इस इमेज में देख सकते होंगे, हमने क्या करा, हमने इसके अंदर एक क्रॉस, एनोड की जगह एक क्रॉस लगा दिया। अब जब ये रेज यहाँ से पास हुई, जब ये रेज यहाँ से पास हो रही हैं, तो हमने क्या देखा, इस क्रॉस का पीछे हमें क्या मिल गई? शैडो कास्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कैथोड रे हैं ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड से क्या कर रही हैं? एनोड की तरफ जा रही हैं स्ट्रेट लाइन में। तो कोई पूछ ले कि इनका पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन पाथ था। ठीक है, और इनका जो ये मूवमेंट था वो अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट था, लाइट की स्पीड से ही मूव कर रही थी। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, एकदम बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या करा, जब ये कैथोड रे यहाँ से पास हो रही थी तो हमने यहाँ लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो आपका कैथोड रे की बीम थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो नेचर है कैथोड रे का वो नेगेटिव है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? देख लो इमेज में समझ में आ रहा होगा आपको, नोट जरूर बनाना। फिर हमने बात क्या करा, इसके बाद हमने फिर हमने लगाई मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या देखा कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तब भी क्या हुआ आपका, तब भी आपका जो बीम थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। अब कहाँ डिफ्लेक्ट हुई? टुवर्ड साउथ पोल। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है। समझ में आ गई बात? अब हमने क्या देखा, हमने क्या करा कि इसके बीच में हमने एक फ्रिक्शनल लेस पैडल व्हील लगा दिया, दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हमने क्या करा, यहाँ पर एक व्हील लगा दिया। अब जब यहाँ से ये रेज निकली, यहाँ से वो इस व्हील से कोलाइड करी और व्हील रोटेट हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया बेटा? इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये एक पार्टिकल नेचर है, इसके पास मास भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है और इसके पास एनर्जी भी है। वही एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इतनी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये था कि जब ये पास हुई थी, इसके पास इतनी एनर्जी होती है, इतनी पोटेंशियल होती है कि ये थिन फॉइल में से, मेटल की थिन फॉइल में से ही पेनिट्रेट कर जाएं, और या फिर कह सकते हो ये गैस को आयनाइज कर दें। दे कॉज आयनाइजेशन इन गैसेज और दे कैन पेनिट्रेट थ्रू अ स्मॉल या थिन मेटल फॉइल। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब सुन लो ध्यान से, अगर आपका कैथोड रे हाई मॉलिक्यूलर मास के मटेरियल पे पड़ता है तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करता है। ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई बेटा आपके? एकदम क्लियर है?
ठीक है, नहीं समझ में आई तो दोबारा देखो, सारी इमेज तो आपके सामने है यहाँ पर, इसको नोट करो और इमेज को भी बनाना। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कुछ और हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर कि चार्ज टू मास रेशियो के बारे में। तो चार्ज टू मास रेशियो जान लो तो अच्छा होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन की, जब ये कैथोड रे की डिस्कवरी हो गई तो जे थॉमसन ने क्या करा, उस बीम का, उस रे का चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किया। तो इन्हें क्या लगा, जे थॉमसन डिटरमिन चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास कैसे लिखेंगे बेटा, E/m, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे। ठीक है बेटा, कैथोड रे की जगह आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। इसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो लिया और क्या देखा, जब चार्ज टू मास रेशियो देखा तो वो कितना आया, 1.758 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो जो रेशियो आया था चार्ज टू मास रेशियो कितना आया था बेटा, चार्ज टू मास रेशियो इसका आया था 1.758 इंटू 10 की पावर 11 कूलम्स पर केजी। तो कोई आपसे गलती से पूछ ले कि कैथोड रे का चार्ज टू मास रेशियो कितना था, तो बेटा कितना था, देख लो 1.758 इंटू 10 की पावर 11 कूलम्स पर केजी। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, अलग अलग गैस ली डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तब भी रेशियो ये आया। अब क्या करा उन्होंने, इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज करा, तब भी रेशियो यही आया। तो इससे क्या पता चल गया कि ये चीज़ रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ कैथोड रे मटेरियल। तो इस चीज़ को नोट कर लो, लिख लो अच्छे से कि आपका चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं करता, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड नहीं करता। जब डिपेंड नहीं करता कोई सी भी गैस लोगे रेशियो यही आएगा। इसका मतलब ये हर एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, इसी को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। तो देखो बेटा, एक साइंटिस्ट थे मिलिकन, नाम तो सुना होगा, नाम सुना है ना, नहीं सुना, अब सुन लो। एक साइंटिस्ट थे मिलिकन डिटरमिन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, बाई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इतनी बात समझ में आ गई आपके। कोई गलती से पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने बताया, तो किसने बताया बेटा, मिलिकन ने बताया। कैसे बताया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बताया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने का टाइम अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उसकी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, लेकिन फिर भी देखना हो तो आप देख लें। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, चार्ज आया कितना था, ये इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछ ले कि चार्ज कितना आया था, तो बेटा जी चार्ज के बारे में सुन लो, कितना चार्ज आया था। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था कितना था, जल्दी बताओ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स था। ठीक है बेटा, याद रखना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। और 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU में चार्ज इतना था। इतनी बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, अब जब हमने चार्ज डिस्कवर कर लिया, चार्ज की वैल्यू निकाल ली, हमने चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू निकाल रखी थी, तो अभी चार्ज रख दें आप, चार्ज टू मास रेशियो में आप चार्ज रख दें, मास निकल आएगा। तो सिंपल सी बात थी। अब हम डिस्कस करते हैं मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसको अगर ग्राम में लिखोगे तो 9.1 इंटू
10 की पावर -28 ग्राम। तो हमारे पास मास इंपॉर्टेंट है, हमारे पास चार्ज इंपॉर्टेंट है। इतनी बात आप ध्यान रखें, ये मास आ गया, ये हमारे पास आ गया चार्ज। क्लियर, एकदम एकदम बढ़िया। और हमने क्या देखा, चार्ज को डिटरमिन किसने किया था, चार्ज को डिटरमिन किया था मिलिकन ने। चार्ज टू मास रेशियो को किसने निकाला था, वो थॉमसन ने निकाला था। तो मास भी किसने निकाल लिया, समझ लो थॉमसन ने पता कर लिया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये पूरी कहानी हो गई आपकी कैथोड रे की और उसकी प्रॉपर्टी की भी। अब हम डिस्कस करेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कॉपी कर लो इसको। बेटा अब हम बात करते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट और आप कह सकते हो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बट जो कि गलत बात है, बट कह सकते हो। सुन लो ध्यान से। अब जब हमने ये देखा कि एटम के अंदर से नेगेटिव चार्ज निकला, हर गैस के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो डेल्टन ने क्या कहा था, डेल्टन ने ये कहा था कि एटम तो न्यूट्रल है। अब जब उसमें से नेगेटिव चार्ज निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ गई। तो वही उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेरिमेंट करा गया। किसने करा, ये जोसेफ प्राउस्ट ने करा था। अब इन्होंने क्या देखा, सॉरी ई गोल्डस्टीन, ये किसने किया था, आपका ई गोल्डस्टीन ने किया था। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सोचा कि जब नेगेटिव चार्ज निकल गया इसके अंदर से तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ पर होल नहीं थे तो पॉजिटिव चार्ज इसमें से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। दोबारा सुनो, इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर जाता था लेकिन जो आपके पॉजिटिव चार्ज है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो अब क्या करा, यहाँ पर हमने होल कर दिए, तो इसको क्या बोल दिया, परफोरेटेड कैथोड। कैथोड के अंदर होल कर दिया, मतलब ये क्या हो गया आपका परफोरेटेड कैथोड। एनोड नॉर्मल था हमारा। अब यहाँ लगा दिया। अब हमने वहां पर फ्लोरेसेंट मटेरियल नहीं लगाया, फ्लोरेसेंट मटेरियल अब कहाँ लगाया, यहाँ पर लगाया। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि जब किसी भी गैस में से सपोज हाइड्रोजन मेरे पास है, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, इसका मास नंबर भी 1 है। मास छोड़ो, एटॉमिक नंबर देखो। और हम ये जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये इसका प्रोटॉन 1 था, इलेक्ट्रॉन 1 था। अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ प्रोटॉन बचा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया था आपका, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, आपका प्रोटॉन बचा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, दिख रहा है आपको ये सब। ठीक है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर H प्लस इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बचा आपके पास, ये आपके पास बचा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब हुआ क्या, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ गए तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल थे, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल थे ये मूव करे नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव पार्टिकल मूव करे नेगेटिव की तरफ, और यहाँ से इसके थ्रू गए, इस होल से बाहर निकले, यहाँ पर स्ट्राइक करा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ मिल गया ग्रीन, सॉरी यहाँ मिल गया हमें रेड ग्लो। इलेक्ट्रॉन की केस में क्या मिलता था, ग्रीन ग्लो, यहाँ क्या मिल गया मुझे, रेड ग्लो। तो बात समझ में आ गई। तो यही था आपका कैथोड रे या एनोड रे। अब एनोड रे और कैथोड रे था क्या ये प्रोटॉन थे, एनोड रे कैनाल रे क्या थे, ये प्रोटॉन थे? नहीं, ये प्रोटॉन नहीं थे, ये थे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। मतलब कि यहाँ पर तो इस हाइड्रोजन के केस में तो ये प्रोटॉन था, लेकिन अगर मैंने सपोज यहाँ पर मैंने आपका हीलियम ले लिया बेटा, हीलियम ले लिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, इसमें से अगर आपका इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ प्रोटॉन कितना है, 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, न्यूट्रॉन कितना है, 2। ठीक है बेटा, सब चीजें कितनी है, 2 2। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने बचे, 2, इलेक्ट्रॉन 0, न्यूट्रॉन कितने रह गए, 2। तो अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये जो बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आपका प्रोटॉन नहीं है, सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन साथ में है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो ये डिस्कवरी आपकी, ये प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं थी, ये डिस्कवरी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की थी। तो अब सुन लो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे हमने इसके अंदर गैस को चेंज करा वैसे वैसे चार्ज टू मास रेशो, जैसे हमने कैथोड रे का चार्ज टू मास रेशो लिया था, ऐसे हमने इसका भी चार्ज टू मास रेशो लिया। और जैसे जैसे हमने गैस को चेंज करा चार्ज टू मास रेशो अलग अलग आने लगा। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि जब चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट है तो मतलब ये कोई एक पार्टिकल तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन के केस में गैस कोई भी हो वैल्यू सेम आती थी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये कोई फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी नहीं थी, ये डिस्कवरी थी
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की। अब इसको डिफाइन करते हैं कि एनोड रे क्या होता है। समझ लो बेटा कि एनोड रे या आपका कैनाल रे क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। अब कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या बताओगे बेटा इसके बारे में, जल्दी बताओ। तो ये था आपका फास्ट मूविंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स from anode to cathode, from anode to cathode under the influence of high potential difference, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो पॉजिटिव पार्टिकल एनोड से कैथोड की तरफ मूव हुए थे उसको क्या बोल दिया हमने, उसको हमने बोल दिया एनोड रे। अब एक बात और नोट करने वाली है, ये डेफिनेशन वैसे तो गलत है क्योंकि ये एनोड रे से नहीं निकले थे, एनोड से नहीं निकले थे, ये गैस के पॉजिटिव पार्टिकल थे। लेकिन जो कैथोड रे था उसमें कैथोड से भी इलेक्ट्रॉन निकले थे और गैस से भी इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो कैथोड के भी थे और वो आपके किसके थे, वो आपके गैस के भी थे। इतनी बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक, एकदम क्लियर। फास्ट मूविंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम एनोड टू कैथोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस आर कॉल्ड एनोड रेस और कैनाल रेस। इतनी कहानी क्लियर होनी चाहिए आप सबके। हो गई क्लियर, शाबाश। अब हम बात करते हैं इसके चार्ज, अब हम बात करेंगे क्या इसका चार्ज टू मास रेशियो की। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि चार्ज टू मास रेशियो, या पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लें इसकी बेटा। सारी प्रॉपर्टीज इसकी बिल्कुल सेम थी, जस्ट लाइक कैथोड रेस, बट इसकी जो नेचर था वो अपोजिट था। यानी कि अगर कैथोड रे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो अगर साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो ये नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। नेचर सेम, नेचर अपोजिट था, प्रॉपर्टी सेम थी बट नेचर इसका अपोजिट था। ठीक है, हम बात करें चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो की अगर हम बात करें तो चार्ज टू मास रे, लिख लो, नोट कर लो इसको, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रे डिपेंड्स ऑन चार्ज to mass ratio of anode ray depends on nature of gas। और जब ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, जब चार्ज टू मास रेशियो आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कि हर गैस के लिए ये अलग होगा, तो ये कोई फंडामेंटल पार्टिकल नहीं था। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से, चार्ज टू मास रेशियो की मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो कम होगा। ठीक है, तभी चलो इसको आगे देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन, या तुम देख लो ध्यान से, अब प्रोटॉन के बारे में कुछ देख लें हम। तो बेटा सुन लो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी वो किसने करी थी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रोटॉन was discovered by E. Goldstein during एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो याद रखना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की वो किसने की थी, वो करी थी ई गोल्डस्टीन ने। कैसे करी थी, जब वुड स्टडी कर रहा था एनोड रे की। ठीक है, बट हम समझ गए कि ये गलत है। तो लेकिन एक्चुअल में अगर पूछा जाए कि एक्चुअल में प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो एक्चुअली
एक्चुअली प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड। तो ये बात आप याद रखें। जो रियल में हम बात करेंगे, अब हम नेट पे देखेंगे, तो जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी वो किसने की थी? आपकी रदरफोर्ड ने की थी। जब उसने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड ये है और वो सबका फंडामेंटल पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस में मिलता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है, एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोटॉन का मास और चार्ज कितना था। तो बेटा ध्यान से देख लो, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना था। तो इधर देखिए आप, मास ऑफ प्रोटॉन था आपका, मास ऑफ प्रोटॉन था आपका 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस कितना बेटा 24 ग्राम। केजी में बात करोगे 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। ठीक है बेटा। चार्ज की अगर हम बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना था? चार्ज ऑफ प्रोटॉन था आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। इसको बोला गया 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके? यहां तक क्लियर हो गया? तो याद रखो कि आपका चार्ज कितना था? चार्ज ऑफ प्रोटॉन था 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स और मास कितना था? 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम और केजी में था माइनस 27 केजी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात बेटा? एकदम नोट कर लो ये। हाँ तो बेटा अब हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसको अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, लेकिन जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए या एग्जाम के लिए। अब ध्यान से देखो बेटा, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स चैडविक। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिल गया कि जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ, कैसे किया था? बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से किया था। अब देखो रिएक्शन क्या थी इसकी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना रिएक्शन फिलहाल। तो ये बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है। ये He2+ है, He2+ को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मास इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास कितना है? 4। ये 2+, ये अल्फा पार्टिकल हो गया। जब ये रिएक्ट करे आपस में तो हमें क्या मिला? कार्बन मिला और न्यूट्रॉन मिला। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था। इसका रीजन क्या था? क्योंकि ये चार्जलेस पार्टिकल था। समझ में आ गई यहाँ तक बात? इतना क्लियर? हम डिस्कस करते हैं कि इसका मास कितना था, चार्ज कितना था। चार्ज तो बता ही दिया आपको कि ये चार्जलेस था। अब ध्यान से देख लो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मास कितना था। मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन देख लो कितना था, जल्दी बताओ कितना था? ये था 1.675, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। केजी में लोगे तो 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। क्लियर? चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना था? 0। तो ये बेटा चार्जलेस पार्टिकल था। इतनी बात समझ में आ गई आपके? ये एक चार्जलेस पार्टिकल था। इसका चार्ज कितना था? इसका चार्ज था 0। इतना क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कुछ रिमार्क की। कुछ रिमार्क आप देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर मास ऑफ प्रोटॉन कितना था बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात याद रखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से इतने टाइम्स हैवी था। ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1836। ऐसी हम बात करें आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो 1839 इंटू 10 की पावर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? तो सबसे हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, फिर पहले न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा इतनी बात? चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक बात ध्यान रखो, ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी बता रखा है। कोई आपसे पूछे कि 1
एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है। चलो इसको ऊपर लिखते हैं। ये 2 रिमार्क समझ में आ गए बेटा आपके। थर्ड रिमार्क पे आते हैं हम। थर्ड रिमार्क क्या था आपका। थर्ड रिमार्क था न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स collectively known as न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स ठीक है बेटा। ये कलेक्टिवली इन्हें क्या बोलते हैं हम, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपके, एकदम क्लियर है। कोई पूछे न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम बात करते हैं कि कोई आपसे पूछ ले कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है। ये होता है आपका मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। और मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों अप्रोक्सीमेट बराबर, दोनों बराबर थे। अप्रोक्सीमेट कितना था 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो याद रखना 1 न्यूक्लियॉन 1 AMU या 1 U, इसको हम 1 U भी बोल देते हैं। यूनिफाइड मास कितना होता है 1.67 10 की पावर -24। इतनी कहानी क्लियर हो गई आपकी, एकदम समझ में आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चन अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो एक बात बहुत अच्छे से आप लोग याद रखें, वो क्या, वो ये कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि आप अगर स्कूल जा रहे हो तो आपका एक रोल नंबर होगा जो सिर्फ आपकी क्लास में आपका ही होगा। ऐसे ही हर एलिमेंट का अपना एक नंबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ऐसे ही वो उसका कुछ मास होता है जिसको हम बोलते हैं मास नंबर। तो आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट को हमने लिखा X, तो यहाँ पर लिखेंगे Z का मतलब इसका एटॉमिक नंबर, A मतलब एटॉमिक मास। तो ये क्या था आपका, ये था एटॉमिक नंबर। जो नीचे लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा होगा वो क्या होगा बेटा, एटॉमिक, वो होगा एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब कोई आपसे पूछ ले कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, या कोई पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा। और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, वो तो निकाल लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, तो अगर एटम है, अगर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये कह सकते हो ये बराबर होंगे किसके, एटॉमिक नंबर के। तो याद रखना, अगर कोई चार्ज नहीं है एटम पे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे। लेकिन अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, समझ लो फॉर कैटाइन, अगर मैं कैटाइन की बात करता हूँ, कैटाइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। ये आपको एटम में मॉलिक्यूल्स में बता रखा है। अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके होंगे एटॉमिक नंबर माइनस, देख लो बेटा ध्यान से, ये कितने होंगे आपके एटॉमिक नंबर माइनस पॉजिटिव चार्ज। जितना चार्ज होगा एटॉमिक नंबर में, तो उसको माइनस कर दो तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात। ऐसे हम बात करें कि अगर आपके पास एनाइन है, नेगेटिवली चार्ज है, बेटा कैटाइन का मतलब पता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा आपका Na+, ये कैटाइन हो गया। हमने लिखा Li+, हमने लिखा Al3+, हमने लिखा Ca2+। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होती हैं उनको हम कैटाइन बोलते हैं, और जो आपकी नेगेटिवली चार्ज आयन होती हैं, फॉर हम बात करें एनाइन की, एनाइन क्या होती हैं आपकी बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। इस केस में कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में आपके होंगे एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज, जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसे एटॉमिक नंबर में से प्लस कर दो। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि -2 प्लस करना है, -2 है तो मतलब 2 प्लस करना है, -3 है तो मतलब 3 प्लस करना है। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज, तो ये आपके निकल के आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो वो भी देख लो बेटा, न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे ये सब आप नोट कर लें। हम अगर न्यूट्रॉन की अब हम बात करते हैं तो बेटा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ, ऐसे देखो ध्यान से, सबसे पहले मास नंबर क्या होता है बेटा, मास होता है किसी भी एटम का ये आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना है, मास माइनस प्रोटॉन। तो अगर किसी भी एटम में से न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मास में से प्रोटॉन, या प्रोटॉन को हम और क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। आप प्रोटॉन में से, आप मास में से, अगर आप मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं, ये नोट कर लें आप। तो बेटा बहुत ध्यान से देखें, अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, हम प्रोटॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन, एक प्रोटॉन। एटम है तो मैंने क्या बताया था, एटम के केस में जितना एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी 1, और न्यूट्रॉन क्या बताया था बेटा मैंने, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, कितना आ गया 0। अब इस पे आ जाओ, एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन 2, इस पे 6, इस पे 8, इस पे 11, इस पे 13, इस पे 26, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका 2, 6, 8, 11, 13, 26, क्लियर। अब न्यूट्रॉन निकालने हैं मुझे। न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, मास माइनस एटॉमिक नंबर 2 न्यूट्रॉन, मास माइनस एटॉमिक नंबर 6, 12 माइनस 6, 6, 16 माइनस 8, 8, 23 माइनस 11, 12, 27 माइनस 13, 14, 56 माइनस 26, 30। तो बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, सबके समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन प्लस, हम बात करते हैं हीलियम 2 प्लस, हम बात करते हैं यहाँ पर आपका सोडियम प्लस 11 होता है, मास 23, हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, यहाँ हम बात करते हैं आपका S2 माइनस, यह आपका कितना होता है 16, ये 32, और यहाँ पर हम बात करते हैं आपका नाइट्रोजन 3 माइनस, ये होता है आपका कितना 7, ये होता है 14। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर 1, 2, 11, 16, 7। ठीक है बेटा, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में से हमें पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है। एटॉमिक नंबर कितना है 1, पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, तो कितना आ जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉन 0, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ देखो बेटा, प्रोटॉन कितना है यहाँ पर आप देखिए एटॉमिक नंबर 2 है, पॉजिटिव चार्ज 2 है, यहाँ भी 0। अब यहाँ देखो 11 है, पॉजिटिव चार्ज 1 है, माइनस कर दो 1, कितना बचा 10। यहाँ पर देखिए आप 16 है, नेगेटिव चार्ज में क्या बताया था, मुझे ऐड करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, और यहाँ 7 है, 3 ऐड कर दो, कितना हो गया 10। और न्यूट्रॉन तो फिर निकाल ही लोगे, इसके न्यूट्रॉन 1, इसके न्यूट्रॉन 4 माइनस 2, 2, इसके कितने हो गए 12, इसके 32 माइनस 16, 16, इसके कितने हो गए 14 माइनस 7, 7। इतनी बात बेटा क्लियर हो गई है एकदम सबके, कि हमें पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, नॉर्मल एटम के कैसे निकालने हैं, नेगेटिव चार्ज के कैसे निकालने हैं। क्लियर एकदम। चलो कोई और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिलहाल आप इतना नोट कर लें। चलो बेटा अब ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट,
कैलकुलेट चार्ज एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कितना होगा। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, इधर हम बात करें कि अगर यहां पर आप ध्यान से समझ लें कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपका चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मैं बात कर रहा हूं चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं बात करता हूं चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं बात किसकी कर रहा हूं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन -19 कूलम्स। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 96500 कूलम। तो ये बात याद रखो बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो इतना होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा फराडे कांस्टेंट। फ्राइडे नहीं, फराडे, एक साइंटिस्ट है माइकल फराडे, तो ये कांस्टेंट है फराडे कांस्टेंट। तो याद रखो फराडे कांस्टेंट क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम फराडे कांस्टेंट बोलते हैं। और ये आपका फराडे कांस्टेंट था। क्लियर हो गई अलग बात। अब हम बात करते हैं चार्ज, अब हम बात कर रहे हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना था उसको मोल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां ध्यान से देखें, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बेटा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना था 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। आंसर जो भी आ जाए आप लिख ही लोगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप ध्यान से, इतना नोट कर लो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स makes 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिला के 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ये, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम चार्ज। तो आप ध्यान से देखें, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था बेटा 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो 1 कूलम कितना हो जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, जो भी इसका आंसर आ जाए आप लिख दें। इतनी बात क्लियर हो गई आपके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबके ये समझ में आ गया होगा। क्लियर, अगर 100 पूछते 100 कूलम तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 1000 पूछते तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अच्छी बात है, नोट कर लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वे 1 ग्राम। कितने इलेक्ट्रॉन का मास मिला के 1 ग्राम होगा। तो हम जानते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा, इतना ही तो था। 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा बेटा 1/9.1 इंटू 10 की पावर -28 इलेक्ट्रॉन, जो भी इसका आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का। लिख लो ये क्वेश्चन को। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा हैं। अब आपको, और उसका मास नंबर 81 है, आपको बताना है कि उसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ध्यान से देखो, हमें क्या पता है, हमें पता है मास इज इक्वल टू
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। अब देखो लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, x मान लिया। अगर प्रोटॉन x हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, अगर मेरे पास 100 रुपीज हैं और आपके पास मुझसे 31% ज्यादा है तो कितने होंगे, जल्दी बताओ। 31 ना, पैसों की बात बहुत आराम से समझ में आती है तुम लोगों के, ठीक है। अगर मेरे पास 100 है तो तुम्हारे पास कितने होंगे, 100 तो होंगे प्लस 100 के 31%। सेम ऐसे ही यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है, x और इससे 31% ऑफ x, यानी कि x तो है ही प्लस 31.7% ऑफ x, तो ये कितना हो गया, x प्लस 31.7 अपॉन 100x, इसका मतलब x प्लस 0.317x, टोटल कितना हो गया 1.317x। इतनी मैथ तो यार आती होगी, इतनी आती है मैथ, दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ तक दिख रहा है ये, ठीक है बेटा। x प्लस x का 31% फ्रैक्शन में कर लिया, इतना आ गया, तो टोटल कितना हो गया आपका, तो प्रोटॉन हो गए आपके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके होगा कितने, 1.317x। अब हमें पता है मास क्या होता है 81, तो हम मास आपका 81 होता क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू 81। न्यूट्रॉन कितना था 1.317x, प्रोटॉन कितना था आपका x 81, तो ये आपका हो जाएगा 2.317x इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू आपका आ गया 81 अपॉन 2.317, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आपका x आ गया कितना 35, x कितना आ गया 35, तो 35 क्या आ गया आपके 35, यहाँ पर आपके आ गया प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे तो प्रोटॉन कितने हो गए 35, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 35, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 81 माइनस 35, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई, एक अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ सब क्लियर हो गया होगा ये। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से आप पढ़ लें, समझ में आ जाएगा आपके, जो डाउट हो मुझसे पूछ लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है बेटा, शेयर भी कर दो वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।